हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा जो हम क्लास 11th की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 18 था वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसको हम पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ईसीजी क्या होता है और ईसीजी में कौन कौन सी वेव होती है और उस वेव का क्या मतलब होता है। यानी हमने एक कंप्लीट ईसीजी को समझा था, ठीक। और उस ईसीजी से हम कई सारे रोगों के बारे में पता भी लगा सकते हैं, ठीक। हमने ईसीजी को समझने के बाद अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचे हैं जो हमारा 18.4 है, जो डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन को हम समझते हैं, लेकिन डबल सर्कुलेशन से पहले हम ये देखेंगे बेटा, जो एनसीईआरटी ने भी इसमें भी लिख रखा है कि जो हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो हमारा कुछ विशेष ट्यूब्स में होता है। और जो ये ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स हमारी बॉडी में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। और ये तीनों प्रकार की जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, ये ब्लड वेसल्स ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा आर्टरी होती है, ठीक ना, एक होती है आर्टरी होती है, एक होती है वीन्स होती है, एक होती है बेटा कैपिलरी होती है, ठीक ना, कैपिलरी होती है, ठीक ना। आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी, ठीक है ना बेटा। आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरी, ये 3 प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर ये जो वेसल्स होती हैं ये पाई जाती हैं। और जो आर्टरी और वीन्स जो होती हैं ये ट्रिपल लेयर्ड होती हैं बेटा, ठीक ना। ये जो होती हैं हमारी, ये आर्टरी और वीन्स जो होती हैं ये 3 लेयर्स की बनी होती हैं, यानी ये ट्रिपल लेयर्ड होती हैं। और ये ट्रिपल लेयर्ड जो होती है बेटा, ये तीनों अलग अलग प्रकार की लेवल्स और अलग अलग प्रकार की कुछ विशेष टिश्यूज से मिल करके बनती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो ये हमारी आर्टरी है, ठीक ना, ये हमारी आर्टरी है और इसमें कुल 3 लेयर हैं बेटा, ठीक ना। ये हमारी आर्टरी की ये जो है ये 3 लेयर हैं, ये, ठीक ना। एक दूसरी लेयर इसके अंदर होगी बेटा, ठीक ना, एक दूसरी लेयर इसके अंदर होगी, ठीक ना, ये एक दूसरी लेयर है। और इसके अंदर एक और तीसरी लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक ना। ये कुल 3 लेयर की कुछ विशेष प्रकार की जो टिश्यूज होती हैं वो मिलकर के ये 3 लेयर बनाती हैं, ठीक ना। इन तीनों लेयर में जो आउटर लेयर होती है बेटा, ठीक ना, जो आउटर लेयर होती है ये, इसको आउटर लेयर को, जो बाहरी परत होती है बेटा, इसको हम बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने भी लिखा है बेटा, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ठीक ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो हमारी आर्टरी और वीन्स हैं। और जो मिड वाली लेयर होती है, इस मिड वाली लेयर को हम बेटा कहते हैं ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ठीक ना, ट्यूनिका मीडिया कहती हैं। और जो अंदर वाली लेयर होती है जो बेटा, इसको हम ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा भी कहते हैं, ठीक ना, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक ना, इंटीमा या इंटरना भी कहते हैं इसको, ठीक ना, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। और ये जो तीनों लेयर होती हैं बेटा, ये तीनों लेयर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज की बनी होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के सेल्स की बनी होती हैं। अगर जैसे अगर आप इसमें देखना चाहो तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है बेटा, ठीक ना, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना एक जो कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स की बनी होती हैं। ये बनी होती हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स की बनी होती हैं बेटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, कौन सी लेयर किस प्रकार की टिश्यूज की बनी होती हैं। और जो ट्यूनिका मीडिया होती है बेटा, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स की स्मूथ मसल्स और इलास्टिन फाइबर की बनी होती है बेटा, ठीक ना। ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती हैं, ठीक ना, स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती हैं बेटा, ठीक ना। देख रहा है ना बेटा, हाँ ठीक है बेटा। थोड़ा सा वर्ड्स बड़े छोटे छोटे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग नोट भी करते जाइएगा, ठीक ना। ये स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती हैं। और जो ट्यूनिका मीडिया होता है बेटा, ट्यूनिका मीडिया जो होता है, हमने आपको बताया था कि वो एक विशेष प्रकार की टिश्यू होती है जिसको स्क्वामस एंडोथेलियम टिश्यू कहते हैं। हमने आपको जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया था तो उसमें आपको याद होगा बेटा, जो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के केमिकल्स को भी वो सिक्रीट करती है। ये जो इंटरनल लेयर होती है बेटा, इंटरनल लेयर जो बनी होती है वो स्क्वामस एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक ना, स्क्वामस एंडोथेलियम
एंडोथीलियम की बनी होती है, ठीक ना, स्क्वामस एंडोथीलियम की बनी होती है, ठीक ना। ये कुल 3 परतें होती हैं और तीनों परतें इस प्रकार की टिश्यूज़ की बनी होती हैं। जो आउटर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर की बनी होती है, जो कि सबसे एबंडेंट मात्रा में पाई जाती है। हमने क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था कि एनिमल में कौन सी टिश्यूज, कौन सी प्रोटीन्स एबंडेंट मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये कोलेजन फाइबर होता है बेटा, ठीक ना। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिन फाइबर की बनी होती है और बेटा, और जो ट्यूनिका इंटरना होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्क्वामस एंडोथीलियम की बनी होती है। इन तीनों आपके टिश्यूज के नाम याद रखने हैं बेटा, ठीक ना। चलो, ये तीनों लेयर तो हमने देख लिया। तो अब आर्टरी और वीन तीनों इसी प्रकार की लेयर की बनी होती हैं बेटा, ठीक ना। आर्टरी और वीन जो तीनों होती हैं वो तीनों इसी प्रकार की लेयर की बनी होती हैं। लेकिन जो वीन्स होता है बेटा, वीन्स की जो ये मिड वाली लेयर होती है, ठीक ना, वीन्स की जो ये मिड वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक ना। वीन्स की ये मिड वाली लेयर थिक होने की वजह से इसके बीच में, ठीक ना, माफ़ कीजिएगा मैं उल्टा बता रहा हूँ बेटा, वीन्स की थिक नहीं होती है, आर्टरी की थिक होती है। सपोज जैसे मैंने कहा ये हमने आर्टरी बनाया है, ठीक ना, आर्टरी बनाया है, तो आर्टरी में ये जो मिड वाली लेयर है स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिन फाइबर जो है बेटा, ये मसल, ये वाली जो टिश्यूज़ होती हैं ये थोड़ी सी थिक होती हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा थिक है, ठीक ना। ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिक होती है बेटा, ठीक ना, थोड़ी सी मोटी होती है। मोटी होने की वजह से, ठीक ना, मोटी होने की वजह से इसके बीच में जो इसका सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, ठीक ना, कम होता है, जिससे ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होता है। और जो आर्टरी होती है और जो वीन्स होती हैं, वीन्स में ये स्मूथ मसल्स जो होता है, जो ये स्मूथ मसल्स है जो ट्यूनिका मीडिया बना रही हैं, ये थिन होती है। थिन होने की वजह से कंपैरेटिवली आर्टरी, ये थिन होने की वजह से इसका बीच का जो ये सरफेस एरिया होता है वो अधिक होता है। जैसे कि एनसीईआरटी का फिगर नंबर 18.4 अगर आप देखोगे तो जो इसके बीच की जो कैविटी दिखाई दे रही है उसकी कैविटी को हम ल्यूमेन कहते हैं। तो आपको वीन्स में ल्यूमेन अधिक दिखाई पड़ेगा और आर्टरी में जो ल्यूमेन है वो कम दिखाई पड़ेगा। वो रीजन यही होता है बेटा कि इसकी जो मिड लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कह रहे हैं, ये ट्यूनिका मीडिया बेटा क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है आर्टरी में, और जो ट्यूनिका मीडिया वीन्स में होता है वो वीन्स में वो थिन होता है, ठीक ना। इसकी वजह से इनके बीच का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का एरिया ज़्यादा दिखाई देता है आपको वीन्स में एज कंपेयर टू द आर्टरी, ठीक ना। अब आते हैं हम इस कैपिलरीज पर आते हैं। जो हमारी कैपिलरी होती है बेटा, कैपिलरी हमारी 3 लेयर की नहीं होती है, वो सिर्फ सिंगल लेयर की होती है बेटा, और एक सिंगल लेयर की बनी होती है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम लेयर कहते हैं। कैपिलरी हमारी कैसी होती है बेटा, ये सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक ना, सिंगल लेयर्ड होती है, और उस लेयर का नाम होता है बेटा एंडोथीलियम लेयर, ठीक ना, एंडोथीलियम लेयर, ठीक ना, एंडोथीलियम लेयर, ठीक ना। जो हमारी कैपिलरी होती है वो एंडोथीलियम लेयर की बनी होती है। अब ये आर्टरी और वीन, आर्टरी और जो वीन्स होती हैं ये एक आर्टरी और वीन को एक दूसरे से जो कनेक्ट करने का काम करता है ये कैपिलरी ही करता है, कैपिलरी ही करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ये कैपिलरी ही पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल कैपिलरी हमारी बॉडी के अंदर 10 मिलियन के आसपास हैं। अगर इनको अगर हमने लिबरेट किया जाए, फैलाया जाए, तो ये 700 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर सकती हैं। इतनी अधिक मात्रा में ये हमारी बॉडी के अंदर ये कैपिलरीज होती हैं। हमारे जो सभी सेल्स के पास ये इनका नेटवर्क लगभग मौजूद होता है, ठीक ना, क्योंकि एक दूसरे के पास ये एक सेल्स से दूसरे सेल्स के पास ये बीच में इंटरसेलुलर स्पेस के आसपास से ये गुजरी हुई होती हैं, ठीक। तो इनका कनेक्शन जो होता है बेटा, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक तरफ ये है आपकी आर्टरी, ठीक ना, एक तरफ ये है आपकी आर्टरी और दूसरी तरफ ये होता है आपका वीन, ठीक ना, ये दूसरी तरफ होता है आपका वीन। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक ना। तो ये है आपकी आर्टरी, आर्टरी में आपको पता है कि हार्ट से, ठीक ना, आर्टरी में आपको पता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, और इसमें जो वीन्स होती हैं जो रेड कलर से बनाया है बेटा हमने, ये जो रेड कलर से है इसको हम बेटा आर्टरी कह रहे हैं, और जो ये ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसको हम आपको वीन कह रहे हैं, ठीक ना। तो हार्ट से ब्लड आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आर्टरी में, ठीक ना, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वो जाता है हार्ट में, ठीक ना, बॉडी से वो जाता है हार्ट में जाता है बेटा, ठीक ना, बॉडी से वो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो इस आर्टरी और वीन के बीच में जो कनेक्शन होता है बेटा, ठीक ना, जो कनेक्शन होता है
वो इन्हीं कैपिलरीज का होता है, ठीक ना, इन्हीं कैपिलरीज का होता है। ठीक, यहाँ से ये कैपिलरीज आकर के एक नेटवर्क के समान ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक ना, ये एक नेटवर्क के समान ऐसे जुड़ी हुई ये मौजूद आपको दिखाई देती हैं, ठीक ना, ये आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आर्टरी हो गया, ये वीन हो गया, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये कैपिलरीज कहलाएंगी। और जो आर्टरी से कैपिलरीज निकली हैं उनको हम कैपिलरी आर्टरी कहते हैं। जो वीन से कैपिलरी निकली है उसको हम वेन्यूल वीन्स कैपिलरी वीन्स कहेंगे, ठीक ना, कैपिलरी आर्टरी और कैपिलरी वीन, यानी आकर के दोनों एक साथ ही जुड़ती हैं। तो इस वजह से हम आर्टरी वीन और आर्टरी कैपिलरी कहने से बेहतर है कि हम इनको सीधा सीधा क्या कहें बेटा, इनको सीधा सीधा हम यहाँ पर कैपिलरी कहते हैं, ठीक ना, कैपिलरी कहते हैं। यानी ये सीधा सीधा जो कैपिलरी होती हैं एक सिरे से जुड़ी होती हैं आर्टरी से और दूसरे सिरे से जुड़ी होती हैं वीन से, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट होता है और ये 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। तो अब देखिए जो वेन्स होती हैं ना, ये वेन्स इनके साइज के आधार पर, वेन्स को इनके साइज के आधार पर कि कौन, साइज का मतलब है बेटा उनके डायमीटर के आधार पर कि कौन कितने मोटी आर्टरी है, कितनी मोटी वेन्स है, कितनी पतली वेन्स है, फिर उससे पतली की कौन सी वेन्स है। तो इनके साइज के आधार पर इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड भी किए हैं। तो जैसे हम आर्टरी को देखते हैं तो आर्टरी हमारी जो होती है, ये वेन्स को देखते हैं तो वेन्स में बेटा हमारा सबसे पतली वेन्स को हम वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक ना, वेन्यूल्स कहते हैं। फिर उसके बाद वीन्स कहते हैं, वीन्स होता है, फिर उसके बाद वेना कावा होता है, ठीक ना, वेना कावा होता है, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सपोज यहाँ पर क्या है, बीच में टिश्यू है, ठीक ना, बीच में टिश्यू है। अब टिश्यू से क्या होगा, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ब्लड आया है, यहाँ पर टिश्यूज को ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देने के बाद जो टिश्यूज हैं वो बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं, ठीक ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया तो अब इधर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो जो ये वाली कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक ना, ये वाली जो कैपिलरीज आगे दिखाई दे रही हैं, ये जा करके जिस वेसल से जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स जा करके वीन से जुड़ती हैं और वीन से जा करके किससे जुड़ती हैं बेटा, वेना कावा से। वेना कावा से ब्लड आपका कहाँ पहुँच जाता है बेटा, हार्ट में पहुँच जाता है। यानी सबसे जिस वेन्स का डायमीटर कम होता है उसको वेन्यूल्स कहते हैं, फिर जिसका थोड़ा सा और अधिक होता है उसको वीन्स कहते हैं, फिर उसके बाद जिसका डायमीटर सबसे अधिक होता है वो वेना कावा होता है। वो हम आपको हार्ट के स्ट्रक्चर में बता चुके हैं कि दो वेना कावा होता है, एक सुपेरियर वेना कावा होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा होता है, ठीक ना, जो आपके राइट एट्रियम में जाकर के ओपन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आर्टरी भी जो होती है वो 3 होती हैं, ठीक ना, आर्टरी जो होती है वो 3 होती हैं। जो सबसे पतली आर्टरी होती है उसको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, ठीक ना, आर्टेरियोल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आर्टरी होती है, फिर उसके बाद एओर्टा होता है, ठीक ना, एओर्टा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो आपको हार्ट में, सुनिएगा, हार्ट में जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, तो सबसे पहले वो एओर्टा से, ठीक ना, 2 एओर्टा होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग एओर्टा, बता चुके हैं बेटा। उस एओर्टा से आपको ब्लड पहली बार पहुंचाया जाता है, फिर आर्टरी में, आर्टरी से फिर आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से फिर वो कैपिलरीज में पहुंच करके पूरी टिश्यूज, पूरी सेल्स को, एक सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाती है। इस तरीके से बेटा इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होप ये आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, हम आगे बढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन देखेंगे बेटा, ठीक ना, डबल सर्कुलेशन। ठीक, चलो एक काम करते हैं बेटा, मैं वीडियो को पॉज करता हूं, तब तक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक ना, आसानी से मिटता नहीं है, नोट कीजिए। हाँ बेटा, चलो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक जो हमारा डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन क्या है? आपको पता है बेटा कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। हमने पूरे एनिमल्स में आपको बताया था कि जो फिश होते हैं, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एम्फीबिया और रेप्टिलिया में, ठीक ना, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल को छोड़ करके, क्योंकि क्रोकोडाइल भी रेप्टिलिया में ही आते हैं, ठीक, और क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता
होता है। तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट और एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, और रेप्टिलिया का जो क्रोकोडाइल है और पूरे के पूरे मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो जो 2 चैम्बर्ड हार्ट था, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, उनमें हम सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रहा था, और जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट था एम्फीबिया रेप्टिलिया में, उनमें हमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा था। क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा कि जो वेंट्रिकल्स होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं, वहाँ पर मिक्स कंडीशन में ब्लड को पंप किया जाता है, जो कि जाता है एक लंग्स की ओर जाता है या गिल्स, या फिर जहाँ भी लंग्स की ओर या गिल्स की ओर जाता है, और आधा बॉडी की ओर जाता है। क्योंकि दो एट्रियम तो प्रेजेंट होते हैं 3 चैम्बर वाले हार्ट में, और नीचे सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है, और वेंट्रिकल ही एक इकलौता होता है जो ब्लड को डोनेट करता है, ठीक ना। ब्लड को वो बॉडी से, हार्ट से बाहर वो फेंकता है, ठीक ना। क्योंकि जो एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, एट्रियम जो होते हैं ब्लड रिसीवर हो गए, ठीक। क्योंकि चाहे वो लंग से आए ब्लड और चाहे वो बॉडी से आए, तो आना उसको एट्रियम में ही है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं बाहर की ओर, और बाहर पंप करते हैं वो या तो लंग्स में जाता है या थ्रू आउट द बॉडी जाता है, ठीक। तो जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। वहां से मिक्स होने के बाद आधे ब्लड को वो लंग्स की ओर भेजते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ओर भेजते हैं, और आधा ब्लड को बॉडी की ओर भेजते हैं, ठीक ना। जो टिश्यूज होती हैं उनकी ओर भेजते हैं। तो इनमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप होकर के जाता है। तो जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनमें हमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक। लेकिन जैसे क्रोकोडाइल्स हुए और जो मैमेलियन हुए, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, ठीक। तो जो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इन 4 चैम्बर्ड हार्ट में हमें बिल्कुल 2 सेपरेट पाथवेज देखने को मिलते हैं, जिनको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक ना। 2 सेपरेट पाथवेज का मतलब है 2 सर्कुलेशन, यानी एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट टू लंग्स की ओर जाता है, और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हार्ट टू बॉडी टिश्यू में जाता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट में कुल 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक ना। हमारे हार्ट में कुल 4 चैम्बर्ड होते हैं। जो आपको एक राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना बेटा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। ये ऐसे 4 चैम्बर सिंपली बना लिया यार, ठीक ना। थोड़ी ना हार्ट का डायग्राम वो आपको बता चुके हैं क्लास में, ठीक ना। इसको ऐसे समझो कि ये हार्ट है, ठीक ना। 4 चैम्बर हमने बना दिया आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या है, यहाँ पर होता है आपका लंग्स, ठीक ना। यहाँ पर लंग्स है। यहाँ पर हमने कहा कि ये है टिश्यूज, ठीक ना। बॉडी टिश्यूज किसको छोड़ करके, सिर्फ लंग्स वाले हिस्से को छोड़ करके सभी बॉडी टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक ना। दिख रहा है ना। हाँ चलो, ये हार्ट है, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी ने भी वो एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है, बहुत क्लियर समझाया है समझने के लिए, अगर आप समझना चाहो तो। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो आपको ये हार्ट दिखाई दे रहा है, इस हार्ट का जो ये वाला चैम्बर होता है, इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ये वाला जो होता है इसको राइट एट्रियम कहते हैं, ठीक ना। ये वाला राइट वेंट्रिकल कहते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक ना। एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। यानी यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। आप ऐसे सीधे खड़े हो जाइए, ऐसे 4 चैम्बर को देख लीजिए यार। एक चैम्बर जो इधर वाला है राइट एट्रियम, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बगल में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल है ना, ठीक। चलो यहाँ पर ये आपको दिखाई दिया। आपको पता है बेटा कि जो ये दोनों जो होते हैं एट्रियम जो होते हैं, ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, अर्थात ये दोनों के दोनों ब्लड रिसीवर हैं, यानी ब्लड को ये रिसीव करेंगे, ठीक ना। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ब्लड को बाहर फेंकने का काम करते हैं। ये दोनों ब्लड कलेक्टर होते हैं, और ये ब्लड को थ्रो ऑफ करते हैं, ठीक ना। ब्लड को बाहर की ओर फेंकते हैं, ठीक ना। समझिएगा कैसे होता है। आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा देखने को मिल रहा होता है, ठीक ना। यहाँ पर आपको एक सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा देखने को, जो ऊपर था सुपीरियर, जो नीचे से आकर के इसमें खुल रहा था वो इन्फीरियर वेना कावा, ठीक ना। यहाँ पर 2 वेना कावा आपको देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ से बॉडी से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ पर आ रहा होता है, समझिएगा बात को। बॉडी से जब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो करके यहाँ पर आएगा, ठीक ना। बॉडी टिश्यूज से ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड हो करके इधर जब जाता है, यहाँ से अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो ये
यहाँ पर ये ब्लड आया, ठीक ना। तो जो ये वेसल्स है, जो ये ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, इस ब्लड वेसल्स को हम वीन्स कहते हैं, ठीक ना, वीन्स कहते हैं। और जो हार्ट में जाकर के खोलता है, जो मेजर वीन्स होती है, उसको वेना कावा कहते हैं, ठीक। वीन्स क्या किया, ये इसमें पहुंचाया, किसमें, आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को पहुंचाया। पाथवेज को समझिएगा बेटा, इसमें आपको पाथवेज भी एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा, ठीक ना। ब्लड इसमें आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से एक वाल्व लगा होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड अंदर चला आता है, किसमें आया बेटा, राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक ना। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है बेटा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाता है, आपको पता है कि दोनों के दोनों लंग्स में चले जाते हैं, ठीक ना, दोनों के दोनों लंग्स में चले जाते हैं। तो जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जा रहा होता है बेटा, तो जिस नलिका से जाता है, जिस ट्यूब से जाता है बेटा, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं बेटा, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक ना, दिख रहा है, हाँ, ठीक ना, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को लंग्स में भेज दिया, दोनों लंग्स में चले गए वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ही है। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम ला रहे थे हार्ट में, वो तो वीन से ले आ रहे थे, लेकिन यहां से जब हार्ट ने जब लंग्स को ब्लड को भेजा तो वो आर्टरी से जा रहा है। यही मेन अंतर होता है बेटा, ठीक ना, यही मेन अंतर होने की वजह से यहां पर डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यहां से ये आर्टरी में आया। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि लंग्स से ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्या होगा, अब वो ब्लड जो है आपका वो पहुंच आएगा ऑक्सीजनेटेड होने के बाद किसमें, आपके राइट ऑरिकल में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा। लंग्स में आपको पता है क्या होता है कि यहां से बेटा लंग्स से CO2 को, ठीक ना, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। यही गैसियस एक्सचेंज वाली फिनोमेनॉन होती है, रिस्पायरेशन में हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक ना। अब लंग से जब CO2 को निकाल के बाहर किया और ऑक्सीजन को जब ले लिया, ऑक्सीजन जब ब्लड में मिक्सअप हो गया तो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो पहली बार जब जिस चैम्बर में पहुंचता है वो होता है आपका राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो राइट एट्रियम से यहां पर एक दूसरा वाल्व लगा होता है जिसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक ना, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इस मिट्रल वाल्व से ब्लड किस में आ गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाएगा। देखो ये भी रिसीव कर रहा है ब्लड, ये भी रिसीव कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा था, ये भी बाहर फेंक रहा था, ठीक ना, ये भी ब्लड को क्या कर रहा था, ये ब्लड को यहां से देखिए ये बाहर फेंक रहा है, ठीक ना, कहां पर गया, लंग्स में गया, ठीक ना। अब क्या हुआ, अब इतना आपको समझ में आया। अब ये फिर से इसने ब्लड को रिसीव किया, रिसीव करने जो लंग्स है, यहां पर जब ब्लड को ये रिसीव करता है आपका राइट एट्रियम, तो यहां पर जिस ब्लड वेसल्स से ये ब्लड को रिसीव करता है उस ब्लड वेसल्स को बेटा हम कहते हैं पल्मोनरी वीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक ना। यहां पर ये पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है और यहां पर पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। रेड से जो मैं बना रहा हूं समझ जाइए कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और जो ब्लू से बना रहा हूं उसमें समझ जाइए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। अब क्या हुआ, इसने ब्लड को रिसीव किया मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व से, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आता है तो ये जब आपको पंप करेगा, यानी ये जब सिस्टोल करेगा तो क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स होता है, ठीक ना, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स कहाँ पर ब्लड को ले आती है, वो ब्लड को ले आती है टिश्यू में, ठीक ना, वो ब्लड को ले आती है यहाँ पर ये टिश्यू में ले आ रही है, ठीक ना, ये ब्लड को यहाँ पर ये टिश्यू में ले आ रही है। तो यानी इसका मतलब है कि इसमें अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो टिश्यू में आया। अब जब ब्लड हार्ट से टिश्यू में आता है तो जिस वेसल से आता है उस वेसल्स को हम बेटा कहते हैं आर्टरी कहते हैं, ठीक ना, आर्टरी कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, समझना होगा बेटा कि देखो ये डबल सर्कुलेशन का पाथवेज तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर सिर्फ हमें इतना ही देखने को मिल रहा है कि एक जो है ब्लड का पाथवेज हमको दिखाई दे रहा है वो
हार्ट टू लंग्स में जा रहा है, ठीक ना, हार्ट टू लंग्स में जा रहा है। और एक जो पाथवेज हमको दिखाई दे रहा है वो हार्ट टू बॉडी टिश्यू में जा रहा है, बॉडी टिश्यू में जा रहा है, यानी लंग्स वाले हिस्से को छोड़ करके, ठीक ना, बॉडी टिश्यू में जा रहा है लंग्स वाले को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर हार्ट से लंग्स में जाना, यानी यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स से फिर से हार्ट में आया, तो वहाँ पर सिर्फ अंतर इतना होता है कि वेसल्स का अंतर होता है, वेसल्स का अंतर। वेसल्स क्या है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वीन में आ रहा है, ठीक ना। और जब हार्ट से बॉडी टिश्यू में जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में आ रहा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन में जा रहा होता है, ठीक ना। तो यही अंतर सिर्फ इतना इसमें होता है, इसी को कहते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक ना। होप ये डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आया। अब देखो, जो हार्ट से लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक ना। हार्ट से लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो हार्ट से टिश्यू के बीच में हो रहा है, यहाँ पर देखो, हार्ट से टिश्यू के बीच में, फिर टिश्यू से हार्ट के बीच में, फिर हार्ट से टिश्यू, ये ऐसे चलता रहता है। तो हार्ट से टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। दिख रहा है बेटा, ठीक ना, उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक ना। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन 9% होता है टोटल ब्लड का, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो 84% होता है टोटल ब्लड का। तो आप कहोगे सर ये तो कुल 93% ही हो रहा है बेटा, और जो बचा हुआ 7% है वो कहाँ होता है बेटा, जो बचा हुआ 7% है बेटा वो हार्ट के अंदर भी कुछ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं बेटा, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, वो भी तो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। तो उनमें भी बेटा कुछ विशेष प्रकार की कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वीन्स होती हैं, इस वजह से इनको भी बेटा ब्लड की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो जो बचा हुआ 7% है, 7% एक ऑर्गन ले रहा है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है बेटा, ठीक ना। तो जो बचा हुआ 7% है बेटा, ठीक ना, जो 7% ब्लड है वो किस में जाता है बेटा, वो हार्ट में जाता है, ठीक ना। 7% जो ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा था वो हार्ट सर्कुलेशन है बेटा, ठीक ना। हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो 7% होता है, ठीक ना। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया बेटा, ठीक ना, हाँ फिर भी दिख रहा है बेटा, ठीक ना, 7%। तो ये हो गया ओवरऑल कुल 100% हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको बेटा यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। वेन्यूल्स क्या होता है, वीन्स क्या होता है, वेना कावा क्या होता है, आर्ट्रियोल, आर्टरीज और एओर्टा क्या होते हैं, डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पर एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि एक यूनिक ब्लड वैस्कुलर, एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या चीज़ होता है बेटा, इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए बेटा इसको फिर से मिटाना पड़ेगा बेटा। तो एक काम करते हैं, आप इसको भी बना लीजिए। बनाना क्या है बेटा, ये एनसीईआरटी ने, ये देखो ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम, यही तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना। ये पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, ये सब वही तो है, ठीक ना, इसी को मैं समझा रहा हूँ। तो ये आपके किताब में दिया हुआ है बेटा, इसको आप इसको समझ लीजिए और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको मिटाऊंगा, फिर आते हैं हम लोग किस पे आएंगे, हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पर आते हैं बेटा, ठीक ना। नोट करो आप इसको। हाँ बेटा, अब हम देखते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को, ठीक ना। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या चीज़ होता है, जैसे आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है बेटा कि ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर देखिए एक लिखा है कि एक यूनिक कनेक्शन होता है, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और लीवर के बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक यूनिक कनेक्शन होता है, उसी को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या चीज़ है बेटा, ठीक ना। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या चीज़ है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक ना। जो लिखा है एनसीईआरटी ने यही इसका डेफिनेशन है बेटा। और इसमें क्या होता है, ए सीरीज ऑफ वीन्स, ए सीरीज ऑफ वीन्स आर कनेक्टेड टू द digestive tracts such as stomach, intestine,
स्टमक, इंटेस्टाइन और बेटा पैंक्रियाज एंड स्प्लीन are connected to the digestive tract such as stomach, intestine, pancreas, spleen to the लीवर। ठीक ना। अब देखो इसमें समझिएगा कि कह रहा है कि इसमें कि एक सीरीज ऑफ वीन्स, यानी वीन्स का एक पूरा का पूरा सीरीज होता है, मल्टीपल सीरीज होता है वीन्स का, जो कि इन आर्गन से, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन का, इन आर्गन से लीवर के बीच में एक कनेक्शन होता है। यानी इन्हीं इतने आर्गन, यानी 1 2 3 4, इन चार आर्गन्स का लीवर के बीच में वीनस कनेक्शन होता है। उसी वीनस कनेक्शन को, एक यूनिक वीनस कनेक्शन होता है, उसी कनेक्शन को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। उसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक ना। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। देखो जैसे मैंने कहा कि देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये लीवर है, ठीक ना। चलो एक रफली ऐसे लीवर बना दिया यार, समझ जाओ, ठीक ना। लीवर ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसा होता है लीवर, ठीक ना, लीवर होता है। और यहाँ पर बेटा आपको पता है कि यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक ना, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक ना, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहीं पर बेटा आपका अपेंडिक्स निकला होता है बेटा, ठीक ना। और यहीं पर होता है आपका पैंक्रियाज होता है, ठीक ना, पैंक्रियाज होता है, ये पैंक्रियाज है, ठीक ना, पैंक्रियाज होता है, क्लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियाज। और यहीं पर आपका स्प्लीन होता है बेटा, ठीक ना, स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसको कहते हो बेटा, ठीक ना, ये स्प्लीन है, ठीक। इसी के अंदर बेटा आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक ना। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। चलो ये इससे जुड़ा होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, हालांकि वो डाइजेशन वाले पोर्शन में है, ठीक। ये आपको यहाँ पर ये इतना, ये पूरा का पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक ना। ये आगे की ओर भी निकला हुआ होता है बेटा। अब देखिए इनसे एक इतने सारे ऑर्गन्स, मैंने जैसे यहाँ पर 4 ऑर्गन्स लिखे हैं, वो चारों ऑर्गन्स को हमने यहाँ पर, यहीं पर जस्ट इसके पीछे स्टमक भी होता है बेटा, ठीक ना, स्टमक भी होता है जस्ट यहीं पर अबव, ठीक ना, लीवर के जस्ट फ्रंट पे ही क्या होता है, स्टमक भी होता है। तो स्टमक को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ठीक ना, डायग्राम में वो पूरा लिपापोती हो जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, इसी से यहाँ से एक कुछ विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की वीन्स निकलती हैं, जो कि वीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, किससे, इस लीवर से कनेक्टेड होती हैं। ये क्या चीज है, ये है आपका लीवर, ये क्या है, ये है आपका स्प्लीन, ये क्या है, ये आपका पैंक्रियाज, ठीक ना, ये दोनों आपके इंटेस्टाइन है बेटा, ठीक ना। समझ जाइएगा बेटा, ठीक ना, ये है आपके इंटेस्टाइन। यहाँ से बेटा, यहाँ से कुछ एक विशेष प्रकार का वीनस कनेक्शन होता है, ठीक ना। ये अगर जैसे मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक कुछ विशेष प्रकार का वीनस कनेक्शन होता है, ठीक। ये थोड़ी सी बड़ी वीन्स होती हैं, जिसको हम पोर्टल वीन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये पोर्टल वीन्स होती हैं, ये वीन्स आकर के इसी से ऐसे, यहीं से ये ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक ना, ये यहाँ से जुड़ी होंगी, ठीक ना। यहाँ से एक वीन्स आई होगी बेटा, ठीक ना, यहाँ से एक वीन्स आई होगी, इससे जुड़ी होगी ये वीन्स, ठीक ना, ये वीन्स। और कुछ वीन्स जो हैं बेटा, कुछ वीन्स जो हैं इससे भी जुड़े हुए होंगे, कुछ वीन्स इससे भी जुड़े हुए होंगे, ठीक ना। ये इस तरीके से ऐसे ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क के समान ये यहीं से ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। तो अब आपको इतने सारे वीन्स का कनेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ए सीरीज ऑफ वीन्स कनेक्टेड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये इन सारे ऑर्गन से, वो लीवर से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखिए जो वीन्स जुड़ी हुई होती हैं, ये वीन्स कुछ स्पेशल टाइप की वीन्स होती हैं। जैसे जो स्प्लीन से जुड़ी हुई वीन्स होती है, उसको हम स्प्लेनिक वीन्स कहते हैं, स्प्लेनिक वीन्स कहते हैं, इसको स्प्लेनिक वीन कहते हैं। और जो पैंक्रियास से, ठीक ना, स्टमक और पैंक्रियास से जुड़ी हुई वीन्स होती है, उसको हम गैस्ट्रोप्लेनिक वीन्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाली वीन्स जो होती है, ये पैंक्रियास से जुड़ी हुई है, ठीक ना बेटा, ये पैंक्रियास से यहाँ पर इसके पैंक्रियास के अंदर गई है। इसको हम कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, गैस्ट्रोप्लेनिक वीन्स,
ठीक ना, इसको गैस्ट्रोप्लेनिक वेन्स कहते हैं। और गैस्ट्रोप्लेनिक वेन्स होती हैं बेटा, और जो इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई वेन्स जो जाकर के इंटेस्टाइन से जुड़ी हैं उनको हम मीसेंट्रिक वेन कहते हैं बेटा, मीसेंट्रिक वेन। और जो ये मीसेंट्रिक वेन्स बेटा दो प्रकार की होती हैं, और एक मीसेंट्रिक वेन जो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन और रेक्टम से जुड़ी हुई है, ठीक ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलम और रेक्टम से जुड़ी हुई होती हैं, इस वेन्स को बेटा हम सुपीरियर वेन्स कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, इस वेन्स को हम सुपीरियर वेन्स कहते हैं, ठीक ना। नहीं बेटा गलत हो रहा है, ठीक ना। जो वेन्स, फिर से सुन लीजिए बेटा, जो वेन्स लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन और रेक्टम वाले पार्ट से जुड़ती हैं उसको हम सुपीरियर नहीं, उसको हम इंफीरियर वेन्स कहते हैं, ठीक ना, इंफीरियर वेन कहते हैं। और जो वेन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है उनको हम क्या कहेंगे बेटा, सुपीरियर इंफीरियर मीसेंट्रिक वेन कहते हैं बेटा, इंफीरियर मीसेंट्रिक वेन। और जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती हैं उनको हम सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन्स कहेंगे बेटा, ठीक ना। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक ना, हाँ, सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन्स कहते हैं बेटा। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये किस लिए, यहाँ पर ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। आपको इतना पता है बेटा कि जो लीवर है हमारा, लीवर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि जब भी पहली बार हम कोई भी फूड को खाते हैं तो जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन किस में होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो भी फूड खाएंगे और जो भी फूड खाते हैं उस फूड में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी डाइजेस्ट होकर के अगर एब्जॉर्ब हो गया है तो वो हमारे किसी भी बॉडी सेल्स को या बॉडी टिश्यू को डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी कौन उठाता है, लीवर उठाता है, क्योंकि जो फूड आप खाए हो जब फूड डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होता है तो इन्हीं वेन्स में एब्जॉर्ब किया जाता है फूड को, समझिएगा बात को। इसी वेन्स में फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो एब्जॉर्ब करके यहां पर एक मेजर वेन होती है, ठीक ना, यहां पर आपको एक मेजर वेन दिखाई दे रही होगी। ये मेजर वेन, इसी को बेटा हम पोर्टल वेन के नाम से जानते हैं, ठीक ना, इसी को हम पोर्टल वेन को नाम से जानते हैं, और लीवर को हेपेटिक भी कहते हैं बेटा, ठीक ना। तो अब ये लीवर को जो एक पोर्टल वेन्स होती है, इसी पोर्टल वेन से सारे डाइजेस्टेड फूड को सबसे पहले कहां पर लाया जाता है बेटा, लीवर में ही लाया जाता है। जो भी आपका फैट, प्रोटीन, जो भी ग्लूकोज और जो प्रोटीन्स हैं, ठीक ना, वो सबसे पहले किस में आता है, वो सबसे पहले आपके लीवर में आता है। अब लीवर में आने के बाद क्या होता है, फूड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को एक प्रकार का फिल्ट्रेशन सिस्टम समझ लीजिए। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कहते हैं शराब मत पिया करो, लीवर सड़ जाएगा, कभी कोई कहता है कि पेट सड़ जाएगा, आंत सड़ जाएगी, ऐसा कोई कहता है, सब ये कहते हैं साहब लीवर खराब हो गया, लीवर सड़ जाएगा। अरे यार शराब पीते जो पीने वाले होते हैं ना तो पहले स्टमक में ही जाता है ना, ठीक ना, स्टमक में गया तो स्टमक से क्या हुआ, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, वो एब्जॉर्ब हो गया इन सभी वेन्स में एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद वो सबसे पहले उसका किस अंग से सामना होता है, उसका लीवर से सामना होता है। लीवर ही उसको वहाँ पर कुछ हद तक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक ना, उस शराब को फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, उसके असर को कम करने की कोशिश करता है। इस वजह से लीवर जल्दी खराब होता है, ठीक ना। जहर ही खा लिया किसी ने तो नहीं बेटा, ऐसे जो भी मान लेते हैं, चलो कोई जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं सबसे ज़्यादा अगर उसका असर किसी पर पड़ता है तो वो लीवर पर पड़ता है, क्योंकि जो भी आप खाना खाए हो उस खाने में जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इस वेन्स में होगा, वेन से फिर लीवर में पहुंचेगा और वो लीवर को डैमेज कर सकता है बेटा, ठीक ना। इसी को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हायर मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक ऑर्गन जो होता है इसी लीवर में होता है। कुछ जीनोबायोटिक ड्रग्स होती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म भी इसी लीवर में होता है, ठीक। हालांकि वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, आप मेडिकल कॉलेज में वो सब चीज़ों को पढ़ोगे। ये था आपका बेटा पूरा का पूरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली सिर्फ इतना जानते रहो कि एक यूनिक कनेक्शन होता है एक सीरीज ऑफ वेन से इन सारे ऑर्गन्स का लीवर के बीच में, और ये एक फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम करता है। यानी जो भी फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड को ये फिल्ट्रेट करता है, यानी उसको प्योरीफाई करने का काम कर सकता है। इतना सिर्फ आपको याद रखना है बेटा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, ठीक ना।
और ढेर सारी चीज़ें चलती हैं बेटा, ऑर्निथिन साइकिल्स वगैरह होती हैं प्रोटीन्स का, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वाली कहानी आपको यहाँ पर ख़त्म हुई। अब हम एक बेटा हमने सोचा था कि आज हमने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी भी पढ़ा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक ना। तो जब मैं ये वीडियो आपका ये मिटाया इसको पढ़ाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा 10 मिनट का कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो उस बीच में मैं थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको अलग से हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है ना बेटा। होप ये आपको समझ में आया है और आप छुट्टियों को इस वीडियो लेक्चर से एंजॉय भी कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफल होंगे, ठीक ना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।